चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और 5.2 के हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 6th क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ये एक एपी दी हुई है, 11852 एपी है, क्योंकि सबके दो टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में। -150 इस एपी में आएगा कि नहीं। जैसे आप मैं आगे पूछूं कि 2 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 के बाद भैया देखो हर बार 3 कम होते जा रहा है। देखो 11 में 3 कम हुआ तो 8 आया, 8 में 3 कम हुआ तो 5, तो 2 में 3 कम कर दो तो -1 आ जाएगा, फिर 3 कम कर दो तो -4 आ जाएगा, फिर -7 आ जाएगा। तो ऐसे कहानी चलते जाएगी। तो -150 आएगा कि नहीं कैसे चेक करें। ऐसा करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई मैथमेटिकल तरीका है? बिल्कुल है। जो भी टर्म कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई बोले कि ये टर्म एपी में आती है या नहीं, चेक करके बताओ, तो आप उसको nth टर्म मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? हम मान लेते हैं कि ये जो 150 है वो किसी न किसी पोजीशन पे तो आएगी, तो वो nth पोजीशन पे आएगी, तो इसलिए हम बोलते हैं nth टर्म। अगर n हमारा नेचुरल नंबर आ गया एंड में, तो हम बोलेंगे हाँ ये एपी की टर्म है। और अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया तो हम बोलेंगे हाँ ये एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इस एपी की टर्म नहीं है। मतलब हमें an मानना है, एंड में अगर आंसर में हमारा नेचुरल नंबर आता है तो हम बोलेंगे हाँ ये एपी की टर्म है, अदरवाइज ये एपी की टर्म नहीं है, इस एपी की टर्म नहीं है, किसी और की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एपी है ना, लेट nth टर्म ऑफ एपी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, an से। कितनी मान ले रहे हैं हम, -150। आपको एपी दी हुई है तो आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये जो एपी दी हुई है इसकी फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 11, तो 11 है। फिर हम आते हैं कॉमन डिफरेंस पे। कॉमन डिफरेंस एपी का कितना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। सिंबल के साथ देखिए, पहले मैं मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर उसका सिंबल मैथमेटिक्स में लिख रहा हूँ, और फिर उसका आंसर लिख रहा हूँ। दोनों चीजें बतानी है हमें। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एपी की कोई भी दो टर्म पकड़ लिए लगातार कॉन्जिक्यूटिव, आपने ये दोनों पकड़ ली, फर्स्ट दोनों, बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करा, 8 - 11 कितना हो गया, -3। आप चाहते तो एंड के दो भी पकड़ सकते हो, है ना, 2 5 और 2, तो 2 में से 5 को बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, -3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने सारा डाटा पहले बोर्ड पे लिख लिया, कॉपी पे। फिर इसके बाद हमें an का फॉर्मूला लगाना है। an का क्यों लगाना है, क्योंकि और किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, a का भी नहीं होता, d का भी नहीं होता, an का फॉर्मूला होता था। हमें an का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक है, an की वैल्यू कितनी रखी है हमने, -150। ठीक है, a कितना है, 11, n मतलब n ही रहेगा, क्योंकि आपने देखो n की जगह तो कुछ रखा ही नहीं, तो nth टर्म ही तो मानी, तो n ही तो फाइंड करना है मुझे, तो n की जगह n आएगा। और d कितना है, -3। अब जरा जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। -150 एज इट इज, 11 एज इट इज, -3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n, और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 3 कितना हो गया, 14। -3n को इस साइड ले आया तो +3n हो गया, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये कितना है, 14, 11 + 3, -150 उस साइड चला गया तो प्लस का 150 हो गया। ठीक है, तो 3n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 3n इक्वल्स टू 150 + 14 हो गया 164। n की वैल्यू कितनी आ गई, 164 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लो आप। एक तरीका भी आपको ट्रिक क्या है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उसके जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 की टेबल में आने चाहिए। इनके सम ऑफ डिजिट करो, 4 + 6 + 1 11 आ रहा है, 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये जो 164 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका तो यही हो गया, ये ट्रिक वाला। दूसरा, आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 164 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3 5 जा 15 हो गया, कैरी आया 1, ये 14, 3 5 जा नहीं, अब 3 4 जा 12 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, और अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो, है ना, तो हम बोलेंगे कि ये 3 से डिविजुअल नहीं है। डिविजुअल है, डेसिमल में है, डेसिमल में आंसर आ सकता है, लेकिन उसे कंप्लीटली डिविजुअल नहीं बोलते। कंप्लीटली डिविजुअल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भैया ये n तो फ्रैक्शन आया, नेचुरल नंबर नहीं आया, बिल्कुल। और अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो अब बोलूंगा कि जो -150 है वो इस एपी में कहीं भी नहीं आएगी,
क्यों नहीं आएगी इसका कारण सुनना। इसको अगर डेसिमल में भी आगे बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, है ना 0.6, है ना, फिर 2 आया तो ये जाएगा 54.66 कुछ आ रहा है। तो बताओ क्या किसी एपी में मैं बोलूंगा कि ना 54th टर्म है, क्या ना आप बोलेंगे हाँ, फिर उसके बाद 55th टर्म आएगी, 56 आएगी, पीछे जाओगे तो 53, 52 आएगी। 50.4 कौन सी टर्म होती है, डेसिमल में थोड़ी कोई टर्म होती है। हम बोलते हैं पोजीशन क्या रहता है, नेचुरल नंबर में रहती है। मैं बोलूँ एक लाइन में 10 लोग बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10, लेकिन कोई ऐसा थोड़ी बंदा होगा जो 5.5 पोजीशन पे बैठा होगा या 5.6 पोजीशन पे बैठा होगा। तो पोजीशन जो रहती है वो हमेशा नेचुरल नंबर में रहती हैं। और ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये पोजीशन फाइंड कर रहे हैं कि -150 इस एपी में कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। हमें पता चला रहा है वो तो डेसिमल में पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है वो इस एपी में बैठा ही नहीं है। इस एपी की -150 इस टर्म ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको कभी कोई चेक करना हो कभी भी, है ना, कि ये जो -150 है या कोई भी नंबर है इस एपी में आ रहा है या नहीं, आप उसे an माने, सॉल्व करें। n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तो मैं बोलूँगा हाँ ये जो बंदा है -150 इस पोजीशन पे बैठा है। लेकिन अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती तो हम मना कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी में कभी -150 नहीं आएगा, किसी और एपी में आ सकता है, इस एपी में नहीं आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन तरीका बहुत चीज़ें सिखा गया आपको। तो आपने एक चीज़ सीखी कि जो पोजीशन रहती हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर में ही रहेंगी हमेशा, है ना, डेसिमल में नहीं रहती। और कैसे चेक करते हैं किसी भी टर्म को कि ये इस एपी की है या नहीं, an मान लो और an का फॉर्मूला लगा दो। अगर n नेचुरल नंबर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मना कर देंगे। और अगर नेचुरल नंबर आता है, सपोज करो इसका आंसर 10 आ रहा होता तो मैं बोलता कि हाँ 10th नंबर पे -150 पर मिलेगा हमें, आप जाओ 10th नंबर पे। ठीक है, तो चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसमें बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसकी हमें 31st टर्म फाइंड करना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। उन्होंने दो टर्म दे दी आपको, एक कौन सी दे दी, 11th पोजीशन पे जो बैठा है कौन बैठा है 38, और 16th पोजीशन पे बैठा है 73। आपसे पूछा 31th टर्म पे कौन बैठा होगा। सबसे पहले इसमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं ना, गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखें आप, है ना। गिवन क्या है, 11th टर्म ऑफ एपी इज 38। तो 11th टर्म ऑफ एपी कितनी दी हुई है, 38। तो 11th टर्म को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, A11, है ना, ए नीचे 11 लिख देंगे, ऐसे ही आपने बताया था। कई बुक में T11 भी लिखा होगा, कई देखो CBSE A रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम भी A से ही बोलते हैं। आप RD शर्मा RS अग्रवाल उठाएंगे तो वहाँ पे T लिखा रहता है, तो कोई फर्क नहीं है ना, सेम है, बस A की जगह वो T यूज़ कर लेते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी दे दी, क्या ना 38। ठीक है, A11 की वैल्यू 38 दे दी। और क्या दे दिया, और उन्होंने दे दिया हमें, ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ऊपर, है ना, कितना दे दिया, A11 दे दिया हमें 38। और क्या दे दिया, 16th टर्म ऑफ एपी। तो 16th टर्म ऑफ एपी, एपी की जो 16th नंबर की टर्म है वो कितनी दे दी हमें, 73। 73 का मतलब है कि A16 की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 73 दे दी। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें दे देंगे, 73 है ना, ये दो इक्वेशन दे दी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। तो हमने लिखा यहाँ पे A 31st टर्म हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क। एक चीज याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो जिसमें A और D आपको खुद आप अपनी तरफ से मान रहे हो, है ना, तो उनके बारे में बता दो। क्या बता दें, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड D इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। हमने एक जिस एपी की बात चल रही है उसका A और D तो हो गई, तो उसको A को हमने फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट करा है और कॉमन डिफरेंस को D से, क्योंकि जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो A और D के बारे में हम बताना पड़ेगा, तो हम पहले ही बता देते हैं, है ना। तो अब आप देखें अब आगे कैसे करना है। आपको मालूम है A11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 38। A11 38 दिया, A11 का मतलब क्या हुआ, A प्लस का 10D, ऐसे ही होता है 38।
है ना। 11 पोजीशन की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 11 माइनस 1 10d लिखा। a 16 की वैल्यू 73 दी हुई है तो क्या करें भैया, a प्लस का 16 है तो यहाँ पे 15d आ जाएगा। एक कम d आता है, d कितने कम आते हैं, एक कम आते हैं। अगर यहाँ 16 लिखा है तो ये क्यों आते हैं, हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, a प्लस n माइनस 1d, n की जगह क्या जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 1 15, तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं हमेशा। ठीक है ये तो दो इक्वेशन बन गई, तो दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करो क्योंकि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो आपके पास तो कितने सारे मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कोई सा भी लगा लो। कौन सा लगाया जाएगा, तो आप बोलोगे एलिमिनेशन लगा लेता हूं क्योंकि कोफिशिएंट सेम है फर्स्ट वेरिएबल का, है ना, तो सेम बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दें हम डायरेक्ट यहाँ यहीं, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन सेकंड आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। चाहो तो आप फिर से भी लिख के कर सकते हो, a प्लस का 10d इक्वल्स टू 38, a प्लस का 15d इक्वल्स टू 73। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, साइन बदल के, नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल दीजिए, a प्लस में माइनस में, ये प्लस में होता माइनस में हो गया, 73 भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि a प्लस का a माइनस का 0 हो गए। 10d माइनस 15d कितना आ गया, माइनस का d। ठीक है, 38 माइनस का 73 करवाइए भाई सब्ट्रैक्ट, है ना, माइनस में आएगा ये तो मालूम है, कितना आएगा 5 आएगा और 3 आएगा, 35 आंसर आ गया। माइनस से माइनस भी कट कर दिया तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 35 आ गई। d की कितनी वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कटने के बाद d की वैल्यू मेरी 35 आ गई, तो यहाँ मैंने लिखा d आ गया मेरा 35, d आ गया। ए कैसे निकालेंगे, ये डी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड जो भी आपको लग रहा है, मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस का 10, डी की वैल्यू है 35, है ना, इक्वल्स टू में लिखा हुआ 38, ए ये हो गया 350 इधर हो गया 38, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 38 माइनस का 350, सही है। 350 सब्ट्रैक्ट करवाइए कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से माइनस का 312 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 312, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 312, माइनस में आएगी, एक बार और चेक करें अपन, है ना। माइनस में आ गया, डी आ गया आपका 35, बिल्कुल सही है, अगर 35 रख दोगे ठीक है, माइनस में आ रही कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मुझे कुछ डाउट था। चलो ए मेरा आ गया, डी मेरा आ गया, मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 31st टर्म। 31st टर्म कैसे निकालेंगे, 31st टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस का 30d, है ना, एक कम d कर दो, ये फॉर्मूला होगा। चलो a 31st टर्म आ गई, a की वैल्यू बोलो तो आप बोलोगे a है माइनस का 312, तो माइनस का 312 प्लस का 30, d है आपका कितना 35, तो यहाँ पे 35 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का 312 35 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये 0 आ गया, और 90 और 15 105, है ना, तो यहाँ आ गया 1050। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 0 में से 2 गया 8, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है ना, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गए 6, तो माइनस का 1 नहीं, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, प्लस का 638, ये जो आ गया ये आपका कौन सी टर्म आ गई, ये आपकी 31st टर्म आ गई इस एपी की। तो क्या करा आपने पूरी कहानी में, जरा ध्यान से देखो, ये तो आपका एक मैथमेटिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हम अच्छे से, इसलिए इतना लंबा गया, जब आप घर पे करेंगे तो इतना लंबा नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है जरा देखें, आपको 11th टर्म दी थी, 11th टर्म दी है 38, तो 11th टर्म ये हुई है 38, तो ये मैंने 11th टर्म लिख ली, 38 मतलब a प्लस 10d इक्वल टू 38। फिर 16 टर्म दी है 73, तो 16 टर्म का मतलब होता है कि a 16 बराबर 73 दिया, तो मतलब a प्लस का 15d बराबर 73। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्योंकि वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो सेम बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलिमिनेशन की सेकंड स्टेप लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट करा, ये मैंने लिखा d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करा, a की वैल्यू आ गई, ये d और a मिल गए। अगर एपी में डी और ए तो चाहिए रहता है, फिर तो आप मुझसे पूछो कि कौन सी टर्म बतानी, मैं सारी टर्म बता दूंगा, बस मुझे ए और डी दे दो, तो मैंने ए और डी दे दिया आपसे। फिर मैंने पूछा कि बताइए 31st टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे फॉर्मूला होता है a प्लस 30d, ए की वैल्यू पुट करी, डी की वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 638। ठीक है, तो ये थी कहानी, और क्वेश्चन का मतलब ये था इस क्वेश्चन का कि सपोज करो यहाँ पे बहुत सारी टर्म लिखी हुई है एपी की, है ना, तो जो 11th पोजीशन है, 11th पोजीशन पे कौन बैठा है, 11th पोजीशन
उन्होंने बोला 11th पोजीशन पे हमने 38 को बिठा दिया, सपोज करो ये 11th पोजीशन है ना, और यहाँ कहीं 16th पोजीशन है, तो 16th पोजीशन पे हमने बैठा दिया 73 को, ठीक है। तो 31st पोजीशन, तो 31st नंबर पे भी 31st पोजीशन या 31st टर्म पर कौन बैठा होगा ये पूछा है क्वेश्चन ने हमसे। इतना आसान क्वेश्चन है ना, कि 11th नंबर पे 38 बैठा है, 16 नंबर पे 73 बैठा है, तो 31st नंबर पे कौन बैठा होगा। तो हमने कैसे करा है ना, दोनों का फॉर्मूला लगाया और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी है, कंसिस्ट 50 टर्म, एपीपी में कितनी टर्म है, 50 टर्म है, ये बोल दिया, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि 50 टर्म है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, है ना। थर्ड टर्म कितनी है, 12 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 106 है। फाइंड 29 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो पहली लाइन तो आप खुद लिख लेंगे, है ना, ये मैं नहीं लिखा रहा। क्या लिखेंगे आप, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, क्योंकि हम ए और डी का जब फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि भैया हमने ए को फर्स्ट टर्म माना है, डी को कॉमन डिफरेंस माना है। तो ये लाइन तो हमेशा लिखनी है आपको, है ना, हमेशा, ठीक है। ए को फर्स्ट टर्म मानते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस मानते हैं। अब मैं बाकी की चीज़ें लिखता हूँ, क्योंकि हम यहाँ टाइम बचा ले रहे हैं ना, ये इसमें टाइम क्यों खर्च करें हम, ठीक है। क्या लिखा है कि एपी में कितनी टर्म है, 50 टर्म है, विच इज ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मतलब A3 बराबर 12 दिया हुआ है, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे। फॉर्मूला लगा दो जरा, तो आप बोलोगे A प्लस का 2D इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है, मैंने बोला ठीक है। लास्ट टर्म कितनी दी हुई है, 106। अब मुझे बताओगे जरा एक चीज बताओ, नंबर ऑफ टर्म एपी में कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इक्वल्स टू 50 दी हुई है, और लास्ट टर्म कितनी दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है 106। अच्छा, एक एपी में 50 टर्म है, तो उसकी लास्टवी टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 50। क्यों, क्योंकि एक एपी में अगर 5 टर्म है, 3 4 5 टर्म है, मैं बोलूँ लास्ट टर्म कौन सी है, तो आप बोलोगे जो 5th टर्म है वही तो लास्ट टर्म है, क्योंकि एपी में 5 टर्म है। तो इसका मतलब है कि एपी में अगर 50 टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगी वो 50th टर्म होगी, मतलब A50 जो होगी वो लास्ट टर्म होगी, बिल्कुल। तो लास्ट टर्म को हम A50 भी बोल सकते हैं, तो A50 है ना, और 106, तो A50 की वैल्यू दी हुई है 106। सीधा भी दे सकते थे ये लोग क्वेश्चन में, क्या बोल सकते थे, तो पिछले क्वेश्चन में दिया था कि इस एपी की 50th टर्म जो होगी, 50 टर्म जो होगी 50th पोजीशन पे वो 106 होगी, बोल सकते थे। लेकिन इन्होंने फिर ऐसा क्यों घुमाया कहानी को कि इस एपी में 50 टर्म है ना, और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। सीधा भी तो बोल सकते थे भाई A50 इक्वल्स टू 106। ये आपका ये चेक करना चाह रहे थे कि आप सही तरीके से सोच पा रहे हो कि नहीं, कि अगर एपी में 50 टर्म है तो जो लास्ट नंबर की टर्म होगी वो 50th टर्म होगी, और वही 106 दी हुई है। एक ही बात को कहने के दो तरीके, है ना, चाहते तो डायरेक्ट दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने। तो देखो ये गिवन लिखा मैंने A50 का मतलब कितना होगा, A प्लस का 49D इक्वल्स टू 106। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट हो गई। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिसिंग, देखो A और D मिसिंग, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करिए। 3 मेथड है आपके पास, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। सबसे बढ़िया एलिमिनेशन रहता है, एपी में हमेशा एलिमिनेशन लगाइए। क्यों लगाइए, क्योंकि पहले वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम रहता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। डायरेक्ट कर दूं क्या, आपको मालूम है, चलो पहले लिख देता हूँ इस बार, है ना, फिर अगली बार अपन डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। A प्लस का 49D इक्वल्स टू लिखा है 106। सब्ट्रैक्ट करना मतलब नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस में था तो माइनस हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यही होता है। A कट गए, 2D लिखा हुआ है, 2D में से 49D गया तो माइनस का 49D बचा, माइनस का 47D बचा, है ना, 2 में से 49 गए तो 12 में से 106 गए तो कितना बचा, 6 ये घटा दो 94 आ गया, तो माइनस का 94 आया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 47 से 94 2 टाइम्स जाएगा, डबल होता है 47 का 94, है ना, 80 और 14 94। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू भैया 2 आ गई। D आ जाता है, आप क्या चाहिए, A और चाहिए। A कैसे मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस बार सेकंड में कर दे रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड,
किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करवाइए भाई, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो। तो ए डी की जगह आप 2 रखेंगे तो 49 इंटू 2, अच्छा 49 इंटू 2 98 हो जाएगा, है ना, 98 इक्वल्स टू 106। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 और साइड माइनस में जाएगा तो आ जाएगी ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। भैया ए मिल गया, 8 मिल गया, क्या फाइंड करना था हमें, फाइंड करना था 29 टर्म ऑफ एपी। 29 टर्म एपी की क्या है, तो 29 टर्म एपी की क्या हो जाएगी, क्या ना ए 29, फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस का 28d, है ना, एक कम, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है डायरेक्ट लगाना। यहाँ 29 लिखा हो तो एक कम लिख के डी लिख दिया करें। कोई पूछे कैसे आया तो क्या ना हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए की जगह ए रखा, डी की जगह डी रखा, एन की जगह 29 रखा, तो 29 एन माइनस 1 28 होता है। हम एक स्टेप बचा लेते हैं, हम क्या सभी ये बचाते हैं, है ना। चलो ए कितना है 8, 28 अपनी जगह, डी कितना है, डी आया था 2, ठीक है। तो ये हो गया 8 प्लस का 28 इंटू 2 56, 56 और 8 आ गया 64। तो आपने देखा कि जो 29th टर्म है एपी की वो 64 आई। 29th टर्म ऑफ एन एपी इज 64। एंड में लिख के आना है, हमें इंग्लिश में लिख के आना है, ये तो लिखना ही है। साथ में क्या लिखोगे, साथ में क्या लिखोगे, ये देखो साथ में क्या लिखोगे, 29th टर्म ऑफ एन एपी इज 64, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मालूम इसमें अच्छा कुछ नहीं था, इससे अच्छा तो पिछला क्वेश्चन था। अच्छा बात ये थी कि ये वाली स्टेप पकड़ना, कौन सी वाली, ये वाली स्टेप, कि नंबर ऑफ टर्म 50 है, लास्ट टर्म 106 है, इसका मतलब है जो 50वीं टर्म है वही 106 है। बड़ा अच्छा था कहानी, है ना, यही ये पकड़ने वाली, यही चीज थी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार के लिख लीजिएगा। बाकी तो इससे अच्छा तो आप पहले पिछला वाला क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनी थी, दोनों को सॉल्व करना था, जो कि हमें आता है सॉल्व करना। चलो 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एन एपी 0, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, ठीक है। अब भी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन करा है ना, वही -150 वाला, कि हमें चेक करना रहता है कि -150 इस एपी में कब आएगा। अभी भी तो वही चेक करना है, विच टर्म ऑफ एन एपी 0, इस एपी में 0 कब आएगा। तो हम ए एन को क्या मान लेंगे 0, है ना, और अगर एन नेचुरल नंबर आ गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ इस नंबर पे 0 पाया जाएगा, और अगर एन नेचुरल नंबर नहीं आया तो मैं बोल दूंगा कि 0 इस एपी में का पार्ट ही नहीं है, इस एपी में कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन हमें एपी नहीं दी, पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी। एपी बनाने के लिए हमें चाहिए रहता है ए और डी। एपी बनाने के लिए आपको चाहिए ए और डी। ए और डी कहाँ से मिलेंगे, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी है इसको सॉल्व करने पे। ये वर्ड प्रॉब्लम कौन सी, जो अभी 2 क्वेश्चनों में, पिछले 2 क्वेश्चनों में सॉल्व कर रहा है, सेम वही है। क्या गिवन लिखा है, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, है ना। अब जरा जल्दी जल्दी करते हैं। थर्ड टर्म दी हुई है, पहली लाइन क्या लिखेंगे आप हमेशा वर्ड प्रॉब्लम की, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थर्ड टर्म दी हुई है हमें 4, थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल्स टू 4 दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है a प्लस का 2d इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, बिल्कुल। फिर क्या दिया हुआ है, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -8, तो 9th टर्म मतलब A9 दिया हुआ है आपको -8, तो a प्लस का 8d, है ना, फॉर्मूला लगा दो A9 का, कितना आ गया -8। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या करें भाई, ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड, यही तो इतनी देर से कर रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। आप जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट करते हैं, इस बार हम वो वाला मेथड नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो फर्स्ट में से सेकंड करना है तो a से a कट गए, है ना, बिल्कुल। 2d में से 8d गया, कितना आया -6d, ठीक है। 4 में से -8 गया तो 12 आएगा, क्यों, 4 में से सबट्रैक्ट करना है -8, तो एक माइनस पहले से आएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 12 हो गया भैया। फिर तो ये 6 से 12 कितना आ गया, -6d इक्वल्स टू 12। ये 6 से 12 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो d की वैल्यू -2 आ गई, बिल्कुल d की वैल्यू -2 आ गई। अब ये d कहाँ रखेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हम कर देते हैं पुट इन फर्स्ट, है ना, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो रखवाओ भाई फर्स्ट इक्वेशन में, a की जगह a, 2d, d की वैल्यू -2, तो -2 और इंटू 2 तो हो गया -4, तो a -4 इक्वल टू में चल रहा है 4, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 उस साइड गया तो प्लस में हो गया, तो a की वैल्यू 8 आ गई।
ए की वैल्यू 8 आ गई। अब आप ए पी बना लो, है ना, ए पी बना लो। ए पी कैसे बनाएंगे, ए पी, देयरफॉर ए पी कैसे बनती, सबसे फर्स्ट टर्म क्या होगी 8, नेक्स्ट टर्म कैसे निकलती, उसमें डी जोड़ते जाओ, तो डी जोड़ोगे तो -2 जोड़ोगे तो 8 में -2 जोड़ोगे तो 6, फिर 4 आएगी, फिर 2 आएगी, ऐसे कहानी चलते जाएगी, है ना। ये एपी बन गई। अब आपको मालूम है कि बिच टर्म ऑफ एन एपी 0। अब आपने एपी बना ली तो 0, देखो अगली टर्म आने वाली है ना, अगली टर्म तो कौन सी टर्म आएगी, एपी 0, एपी की कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, अगला नंबर 0 है, तो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ये तो आपने, क्योंकि 0 बहुत जल्दी आ गया, पिछली बार 150 बहुत आ गया था, हम अगर ऐसी कहानी बनाते तो बहुत लंबा टाइम लग जाता। तो क्या ना भैया, ये तो आपको दिख गया, तो मैं यही आंसर खत्म कर दूं। करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो आपको और खींचना है तो आप ऐसे भी खींच सकते हो। कैसे, बिच टर्म ऑफ एन एपी 0, लेट 0 अगर एसीपी की कौन सी टर्म है तो हम उसको nth टर्म मान ले रहे हैं। अब इसको मिटा दूं, है ना, थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे पास, इधर तक तो करना ही है आपको, है ना। इसके बाद थोड़ा ये मिटा दे रहा हूं। उन्होंने बोला 0 एसीपी की कौन सी टर्म है, हमें दिख गया है क्योंकि हमने एपी बना लिया था, हमें पता है फिफ्थ टर्म है एपी की, लेकिन फिर भी हम करके बता दे रहे हैं, तो हम लिख ले रहे हैं लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0, तो an इक्वल टू 0, nth टर्म मतलब an होता है। फॉर्मूला लगाया, a प्लस का n माइनस का 1d इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8, ठीक है, n की जगह n, d की वैल्यू आई थी माइनस का 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कराइए भाई जरा, 8 माइनस अंदर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल टू 0, कितना हो गया 10, 2n को साइड पहुंचा दिया, n 2 से 10 कट गया, कितना 5 टाइम्स, तो n इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब है कि n बराबर 5 है ना, तो n बराबर 5 मतलब हुआ कि n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो a5 बराबर 0। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। मैथमेटिक्स इंग्लिश की इतनी बड़ी लाइन को मैथमेटिक्स में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, a5 इक्वल टू 0। फिफ्थ पोजीशन पे 0 पाया जाएगा, जो कि हमें यहाँ पहले ही मालूम था। देखो 8 6 4, अगली टर्म क्या आएगी 0, हमें मालूम है कौन सी नंबर पे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे। फिर ये करके क्यों बताया, जब देख के पता चल रहा था। आप चाहो तो इतना करके आप बता सकते हो फिफ्थ नंबर पे 0 पाया जा रहा है ना, इतना यहाँ तक लिखना, लेकिन 0 तक। लेकिन कल को अगर ये नहीं पाया जाता, 0 नहीं, 0 के अलावा उन्होंने पूछ लिया होता माइनस का 20, तो थोड़ी आप इधर लिखते इतनी लंबी, फिर तो आपको यही तरीका अपनाना था ना। तो हमें दोनों तरीके आने चाहिए, ये भी वो भी, लेकिन इससे आपको बेसिक क्लियर हुआ। देखो इधर से भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ दिख रहा है कि वही आंसर आएगा, तो जब सामने चीजें दिखती हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी होती है कि ना, हाँ, जबकि पिछले -150 में इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आई होगी आपको, है ना, कि यार -150 आया कि नहीं, कैसे यार, जबकि इसमें 0 दिख रहा है। हमें पहले ही मालूम था कि n बराबर 5 ही आएगा, और देखो n बराबर 5 ही आया। तो क्या करना है, कभी भी आपसे कोई बोले कि कोई नंबर इस एपी में पाया जाएगा कि नहीं, तो आप an बराबर उसको an के सामने बिठा दो। तो मुझसे पूछा था कि 0 इस एपी में आएगा कि नहीं, तो मैंने 0 को किसके सामने बिठा दिया, an के, और सॉल्व कर लिया an का फॉर्मूला लगा के। अगर n नेचुरल नंबर आता है तो मैं बोलूँगा 0 इस पोजीशन पे पाया जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है, और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आया तो मैं बोल दूंगा कि 0 इस एपी का पार्ट ही नहीं है, कभी नहीं आएगा 0। जैसे इस एपी में कभी 1 नहीं आ सकता, देखो 1 नहीं आ सकता, 2 के बाद सीधा 0 आ गया, तो कभी नहीं आ सकता। तो अगर आप an के सामने 1 को बिठा के सॉल्व करेंगे ना, तो n पक्का नेचुरल नंबर नहीं आएगा, रैशनल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, क्योंकि उसका पार्ट ही नहीं है। बड़े आराम से सोचेंगे ना आप ये चीज़ें, तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, वो तो मैंने बता दिया, an की वैल्यू पुट करो आंसर आ ही जाएगा, सब लोग लगा ही लेते हैं, कैलकुलेशन जोड़ घटाना भाग सब कर लेते हैं। ये चीज़ जो क्लियर हो रही है ना, कि है ना, कि कैसे चेक करें, कैसे पता चल पाएगा कि यार ये 0 इसी एपी का पार्ट है कि नहीं, बेसिक से भी बताओ, है ना, इससे भी बताओ और इससे भी समझ में आना चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आनी चाहिए।
उसमें कोई बात है ना, क्योंकि एपी अगले साल भी बहुत अच्छे लेवल पे आएगा, मैंने आपको बताया 11th क्लास में, है ना, तो वो यही आने वाला है। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वो चेक करके बताओ ये नंबर इस एपी में होगा कि नहीं, ठीक है, ये हमेशा पाया जाता है। चलो अब इन लोगों ने क्या कर दिया, 10th क्वेश्चन क्या है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन वही है वर्ड प्रॉब्लम वाला, है ना, बस थोड़ा उसकी वेराइटी चेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आगे पीछे करके, ठीक है। तो द 17 टर्म ऑफ एन एपी, एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, 10th टर्म बाय 7। पहली लाइन आप हमेशा वही लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम की, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बराबर ए स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो एपी का वो आप मानेंगे स्मॉल डी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 17 टर्म है और 10th टर्म की बात चल रही, तो मैं पहले 17 टर्म लिख ले रहा हूँ, ऐसे ही लिखेंगे ये 17, सामने बैठा देता हूँ ए 10 को, ये 17th टर्म, ये 10th टर्म। उन्होंने बोला जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, मतलब इसका आंसर इससे 7 ज़्यादा है। तो मुझे, आपने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी करे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करे हैं, आपको वहाँ चीज़ क्या सिखाई गई थी कि ज़्यादा है इसका मतलब प्लस होने वाला है, ठीक है, क्या प्लस होने वाला है, +7 होने वाला है। अब सवाल आता है इसमें करें कि इसमें करें, तो ज़्यादा कौन है, तो आप बोलेंगे ये वाली टर्म का आंसर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इससे 7, तो जो ज़्यादा है उस पर हाथ रखो और सामने वाले में ऐड करो, सामने वाले में ऐड होगा, ये ज़्यादा है इसलिए सामने वाले में, तभी तो बराबर का साइन काम आएगा, मतलब बराबर का साइन एग्जिस्ट करेगा, इक्वल का साइन। अगर इसमें ही ऐड कर दोगे तो ये पहले से ही 7 ज़्यादा था, ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये इक्वल का साइन किस काम का। मेरे पास अगर 5 रुपये हैं, आपके पास अगर 3 रुपये हैं, तो मेरे पास आपसे कितने रुपए ज़्यादा हैं, 2 रुपये ज़्यादा हैं मेरे पास, तो 2 रुपये अब मुझे बराबर करना है दोनों को, तो 2 किस में ऐड करूंगा, अगर मेरे में करूंगा तो मैं तो और ज़्यादा हो जाऊंगा, फिर ये इक्वल का साइन नहीं लगाना चाहिए, गलत है ये तो किस में ऐड करूंगा, सामने वाले में, ताकि 5 = 5 हो जाए। अच्छा, तो ये फंडा रहता है बिल्कुल अपोजिट, जो ज़्यादा है उसमें ऐड नहीं करते, सामने वाले में करते हैं, जो कम है उसमें से कम नहीं करते, सामने वाले में कम करते हैं, इसलिए हाथ रख लिया करें। अब बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A17 का मतलब होता है A+ का 16D, इसका मतलब होता है A+ का 9D प्लस का 7, A से A कट गया, 9D को इस साइड लिया तो 16 - का 9 7D आ गया, है ना, = 7, 7 से 7 कट गया, D की वैल्यू 1 आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन था। घर पे आप बनाते तो ना आपको ये करना था ना ये करना था, सीधी छलांग घर पे आप कैसी लगाते, क्वेश्चन पढ़ते और ये वाली लाइन लिख देते। अगर आपको ये लाइन लिखना आ गया तो बाकी चीज़ें तो कुछ काम की नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ APA, मुद्दे की बात पूरी कहानी में ये आना चाहिए आपको, ये नहीं आना चाहिए, ये तो कोई भी कर लेता है। क्वेश्चन पढ़ा, ये लाइन अगर सीधी क्लिक कर रही है आपके यहाँ पे तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, नहीं कर रही है तो प्रैक्टिस करो और भाई, है ना, इनमें मत खुश होना कि ना ये हमें लिखना आ गया, नहीं, ये तो सबको ही आता है। ये बिल्कुल सीधी छलांग यहाँ लगानी और इसके बाद यहाँ घर पे जब प्रैक्टिस करो तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड मतलब 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी ये सब तो हम लिख ही लेते हैं ना, है ना, और नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ो, एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करो, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा यार, उसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस है ना। धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे तो समझ में आती हैं, आप सीधी छलांग लगाते हैं तो नहीं होता है। हर बार बेसिक जरूर होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो हर चैप्टर की देखो, लाइन वाइज चीज़ें सीखो, बिल्कुल बनेगा। हाँ, अगर सिर्फ एग्जाम पर्पस पे जा रहे हो देख के कि ना यार कल एग्जाम है, फिर उसमें बेसिक की बात नहीं, फिर तो क्वेश्चन आना चाहिए, बस मुद्दे की बात ये है। लेकिन अगर आप सच में सीखना है, आपको कहना भैया 11th में भी आने वाला ये चैप्टर, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेक्चर फॉलो करना, तभी बात बनेगी, है ना। चलो, which term of an AP will be 132 more than its 54th term। पिछली बार बोला था
है ना, कि ये टर्म इससे इतनी ज़्यादा है। इस बार उन्होंने बोला कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इस बार हमें टर्म का भी खुद ही सोचना है, पिछली बार तो उन्होंने बता दिया था, है ना, इस बार हमें खुद सोचना है। चलो सोच लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड, जो आपको टर्म चाहिए जो 54th टर्म से 134 ज़्यादा है वो nth मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड टर्म बी an। कभी भी एपी में कुछ चीज़ फाइंड करनी हो और वो पता ना हो, उसको an मान लो। सबसे आसान तरीका यही है, an, और an का फॉर्मूला लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे चेक करना था -150 एपी की टर्म है कि नहीं, मैंने an बराबर -150 मान लिया। 0 एपी की टर्म है कि नहीं, मैंने an को 0 के बराबर मान लिया। मुझसे इस बार पूछा कि कौन सी टर्म है एपी की जो 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से, तो मैंने बोल दिया कि वो टर्म an है, बस an मान लो, है ना। लेट रिक्वायर्ड टर्म बी an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 लाइन मैंने नहीं लिखी, आपको लिखना है। कौन सी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए और कॉमन डिफरेंस इज डी। सीधी अपन क्वेश्चन पे आते हैं। an बिठाया और एक और कौन सी टर्म की बात चल रही, 54th टर्म की बात चल रही, ठीक है। दोनों टर्मों को सामने बिठाया। हमें पता है 132 मोर है, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस होगा, ठीक है। ये बात पता चल गई कि प्लस करना है 132, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो किस साइड करना है, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमने माना कि an वो टर्म है, तो जो an टर्म है वो 132 ज़्यादा है, तो इस पे हाथ रखा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ऐड किस में करूँगा, सामने वाले में, तभी तो इक्वल का साइन काम करेगा। जो ज़्यादा है उस पर हाथ रख लो। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, सॉल्व करना है। a प्लस का n माइनस का 1d, सही है, a प्लस का n माइनस का 1d। अब बात बताओ भाई, a और d तो पता है ना, AP दी हुई है ना, a और d तो पता, तो डायरेक्ट रख दो। तो a कितना है हमें क्वेश्चन में, a दिया हुआ है 3 और d कितना दिया हुआ है, d है 15 - 3 12। तो फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, a प्लस का n माइनस का 1d। तो अभी हमने जो लाइन बोली थी कि फर्स्ट टर्म को a मान लो, कॉमन डिफरेंस को d मान लो, वो मत लिखना, क्योंकि a और d तो इस बार दिए हुए हैं, पिछली बार AP नहीं दी थी। जब AP नहीं दी ना तब लिखी जाती है ये लाइन, है ना, क्योंकि हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं और हम बताना तो पड़ेगा कि भाई जो फॉर्मूले में हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो है कौन, है ना, ठीक है। a 54 मतलब a प्लस का 53d, है ना, प्लस का 132, ठीक है। a की वैल्यू रख दो 3, तो उससे पहले तो ये कट का काट दो, यहीं कहीं काट दो, है ना। अब a की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रख दोगे तब भी कटेगी वो, तो है ना, तो जैसे आपकी इच्छा करना है। n-1 अपनी जगह, d की वैल्यू रख दो, d है 12, यहाँ 53 × 12 प्लस का 132। अब ये कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेंगे कि मैं ही करूँ, चलो मैं कर ले रहा हूँ, है ना। चलो पूरे सबको 12 से डिवाइड, देखो कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, जिसको जैसे करना है मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, कैसे भी कर लो, है ना। अपन दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, चीज़ें अलग अलग तरीके से भी जो सीखते जाएं, बेसिक से तो सबको पता है। हमें दिख रहा है यहाँ 12 है ना, तो हमने सबको 12 से डिवाइड कर दिया, तो क्या लिख दिया, डिवाइडेड बाय 12। जैसे इसको इस टर्म को 12 से डिवाइड करा तो यहाँ से n-1 बचा, ठीक है। जब इस टर्म को 12 से डिवाइड करा तो ये पूरा 12 हट गया, कितना बचा, 53। और जब मैंने 132 को 12 से डिवाइड करा, हर एक टर्म 12 से डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड करा तो 11 टाइम्स चला गया। देखो 12 × 11 132 होता है, ठीक है, तो 11 हो गया। अब आगे देखो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, n-1 इक्वल टू ये कितना हो गया, 64, है ना, तो n-1 इक्वल टू 64। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, उस साइड माइनस बन गया तो 65 हो गई। तो इसका मतलब है therefore रिक्वायर्ड टर्म बी 64, रिक्वायर्ड टर्म बी 65th, है ना, रिक्वायर्ड टर्म बी A65। वो जो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है वो कौन सी है, an माना था, अब n की जगह आ गया 65, तो A65, तो वो जो टर्म है वो A65 है, ऐसे लिखना, a यहाँ 65, मतलब जो इस AP की जो 65th टर्म होगी वो इसी AP की 54th टर्म से 12 ज़्यादा होगी, इतनी कहानी है, ठीक है। तो आपने देखा, हमने एक यहाँ ये अच्छी चीज़ सीखी कि भैया अगर ये 12 हटाना तो 12 से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में भी आपको सीधी छलांग कहाँ लगानी आनी चाहिए, यहाँ पे। अगर ये आ रही है आपको तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं,
सॉरी अगला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अच्छा, उनकी 100th टर्म होगी ना, जो 100 नंबर की पोजीशन पे जो टर्म होंगी दो एपी की, उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मतलब जो 1000th मतलब जो 1000 भी टर्म होगी दोनों की, उन दोनों एपी की, फर्स्ट एपी की 1000 टर्म, सेकेंड एपी की 1000वीं टर्म पे कोई बंदा बैठा होगा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। जब 100 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 है। इतना की कहानी है। अगर आप लॉजिक से सोचो तो आपको आंसर दिमाग में आ गया होगा कि जब 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि एपी है भाई, दो टर्म के बीच में अगर यहाँ डिफरेंस सेम है तो आगे चल के भी वही डिफरेंस सेम रहेगा, नहीं तो एपी कैसे रह जाएगी। तो आंसर तो क्लिक हो गया। अब इसे प्रूफ कैसे करना है एग्जाम में, उससे तो बताना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है, अगर सही मायने में बात करी जाए तो ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकता है, चलो। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया 5 नंबर में तो कैसे बताएं। तो दो एपीस हैं, 2 एपीस लिखा ना, तो आपको 2 एपी मानना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या मान ले रहा हूं, स्मॉल ए मान ले रहा हूं, ठीक है, स्मॉल ए मान ले रहा हूं। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी क्या मान ले रहा हूं, डी मान ले रहा हूं, कॉमन डिफरेंस को डी मान ले रहा हूं, ठीक है। अब सेकेंड एपी भी तो है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जो सेकेंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को क्या मान ले रहा हूँ, इस कैपिटल ए बोल दे रहा हूँ, उसको स्मॉल ए इसको कैपिटल ए, सेम नहीं रख सकते नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या मानूंगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी, उसको डी ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कॉमन डिफरेंस दोनों का कितना है, सेम है। देखो 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम मतलब अगर इसको डी माना है तो उसको भी डी मानो, इसको पी मान रहा है तो इसको भी पी मानो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, जो उसकी 100 टर्म का डिफरेंस होगा ना वो 100 है। तो पहली एपी की 100 टर्म को कैसे लिखेंगे भैया, पहली एपी की 100 टर्म को लिखेंगे ए 100, ऐसे ही लिखते हैं, ए नीचे 100, ठीक है। डिफरेंस मतलब माइनस, जो सेकंड एपी है उसकी 100 टर्म को कैसे लिखेंगे, तो कहना कैपिटल ए और 100। स्मॉल ए क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि स्मॉल ए तो हमने फर्स्ट एपी के लिए यूज करा, कैपिटल ए सेकंड के लिए करा है। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो an होगी और इसकी जो nth टर्म होगी वो कैपिटल an होगी, इसलिए a 100। चलो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, कहना 100 है। सॉल्व करते हैं। a 100 का मतलब है a प्लस का 99d, d तो दोनों का सेम है, माइनस अपनी जगह, इसका फॉर्मूला भी वही an का फॉर्मूला, a प्लस का 99d, लेकिन a कौन सा, कैपिटल वाला, तो a है ना प्लस का 99d इक्वल्स टू 100। अब एक गलती होती सबसे होती है ना, मतलब लगभग हो ही जाती जल्दबाजी में, और हमने सिखाया भी है कि कभी भी माइनस हो तो उसकी अगली टर्म को ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये माइनस सबके साथ है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ ए के पास पहुंचेगा ये माइनस, जबकि उसको 99 के पास भी पहुंचना चाहिए, दोनों के साथ है वो, ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम हमेशा अलग साइन से बता देते हैं, बता भी रहा, ये सबसे गलती होती। माइनस को अंदर पहुंचाया तो ये बन गया a प्लस का 99d माइनस का कैपिटल ए माइनस का 99d इक्वल्स टू 100। 99d कैंसिल हो गए तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए आ गया 100, ये मेरा डिफरेंस 100 आ गया, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अभी आगे काम आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 100 है। तो ये तो आपको मालूम है पहले से ही कि जब उनकी 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 आने वाला, तो उनकी दोनों की फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। उन दोनों की कोई सी भी टर्म ले लो, इसकी 50वीं टर्म उसकी 50वीं टर्म, तब भी डिफरेंस 100 ही आएगा। लेकिन हमें प्रूफ करना था कि हम एग्जाम में कैसे प्रूफ करेंगे, चलो आगे का देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, है ना। तो हमें 100 टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड करना था, तो देयरफॉर 100 टर्म के बीच का डिफरेंस मतलब 1000 टर्म, सॉरी
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उनकी जो 1000 टर्म पे जो फर्स्ट एपी की जो 1000 भी टर्म होगी उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए 1000, और उसकी सेकेंड एपी की कैपिटल ए 1000, इसको लिखेंगे ए प्लस का 999D, एक कम कर दिया माइनस, अब ब्रैकेट लगा दूंगा, इसको लिखेंगे ए 999D। आपको मालूम है जब माइनस माइनस जब ये अंदर जाएगा तो 999D कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ए माइनस कैपिटल ए। क्या बचेगा भाई, ए माइनस का कैपिटल ए, और ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू अब भी निकाली 100, यहाँ मैं 100 रख दूंगा। तो इसका मतलब है कि जो उनकी 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा दोनों एपी का, फर्स्ट और सेकंड एपी का, वो भी कितना आने वाला है 100। ये हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ एपी इज 100। ये हमें पता था, लेकिन प्रूफ कैसे करना था, ऐसे प्रूफ करना था। फिर से देखो कैसे करा। दो एपी है तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म को ए माना, कॉमन डिफरेंस को डी माना, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए माना, कॉमन डिफरेंस को सेम माना, क्योंकि उन्होंने बोला था सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर हमने बोला कि उनकी जो 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस उन्होंने 100 दिया था, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा, ये लिखना आना चाहिए आपको। इसको सॉल्व करा तो a माइनस डी बराबर 100 आ गया। इसका मतलब पूछा नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों की फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा था कि दोनों की 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो पहले लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे कैसे, कहना ये लिखना आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस ए आ रहा है, और a माइनस ए की वैल्यू अब भी आपने निकाली, तो आपको पता चल गया कि उनकी जो 1000 भी टर्म है उसके बीच का डिफरेंस भी 100 ही आने वाला है। कोई सी भी टर्म के बीच में डिफरेंस सेम आता है। अगर दो एपी की टर्म के बीच में, दो सेम टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो वो हमेशा सेम ही बना रहता है, नहीं तो किस बात की एपी भाई, अगर डिफरेंस ही सेम नहीं बना रहा तो।